Hi everyone. So in the case perception series, I am here again with a new case, and this is a case of a lady who is pregnant, and she is pregnant of the 8th month, but the case is of epistaxis. Means she was suffering from this epistaxis condition for 3 months during her pregnancy period, and it was constant. So all allopathic physicians tried their best, and at last they have decided and suggested her for the CT scan of the brain. But when she went there, the technician denied her, telling her that it will harm the baby. So she returned back to me. So when she came to me, I searched in repertory. I found there in the nose chapter, you will see the epistaxis part. There has been written epistaxis pregnancy during, and there is two medicine written there, Brania with the 1 grade and Sepia in the 2 grade. So as you know that जो month चल रहा है, it is of the अप्रैल, एंड अप्रैल के मंथ में जो क्लाइमेट रहता है वो रहता है ड्राई हीट वेदर. तो इस क्लाइमेट में, इस वेदर में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं देना ब्रायोनिया को. तो ब्राइनिया यहाँ पे आ रहा है और मेरे दिमाग में ये भी है कि इसे देना चाहिए, लेकिन बिफोर गिविंग इट, प्रिस्क्राइबिंग इट, मैंने एलेंस की नोट कंसल्ट किया. When I consulted Ellen's keynote, there you can see that nosebleed when menses should appear. It means what? कि menses जब आने वाला है उससे पहले nosebleed हो रहा है. It means that there is some hormonal disturbance within the body, जिसके कारण ये epistaxis हो रहा है. और ये प्रेगनेंसी भी क्या है? That is total about the hormone डिसबैलेंस और हार्मोन्स इन द हार्मोनी. अगर हार्मोन्स आपके सारे हार्मोनी में है तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चलेगी. अगर कुछ भी उसमें डिसबैलेंस आ रहा है, देन दे विल क्रिएट एनी डिजीज और एनी सिम्टम. सो इस बात को दिमाग में रखते हुए कि ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, मैंने उसे और मौसम को भी मद्देनज़र रखते हुए आई प्रिस्क्राइब्ड हर ब्रायोनिया 200, और विद इन 3 days मैंने उसे 3 दिन के बाद उसे बुलाया और उसकी जो एपिस्टैक्सिस थी वो बिल्कुल ही स्टॉप्ड हो गई. तो ये बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट आया सामने में, और ये मेरा एक पहला केस था एपिस्टैक्सिस को लेके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसमें मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया सिर्फ ब्राइनिया से. तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में जो केस मिले मुझे उसमें सीपिया भी आए. तो ये जो एपिस्टैक्सिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है जिसमें ब्राइनिया और सीपिया लिखा है, ये बहुत ही ऑथेंटिक मेडिसिन मुझे लगी, और मैंने प्रिस्क्राइब जब किया तो अच्छे रिजल्ट मुझे प्राप्त हुए. तो मैंने सोचा कि इस बात को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए. अल्टीमेटली जब वो 3 दिन के बाद मेरे पास आई तो उसकी जो एपिस्टैक्सिस थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी. तो क्या हुआ कि आगे फर्दर जो ट्रीटमेंट मुझे कंटिन्यू करना था, तो मैंने पढ़ा है और मैंने बहुत सारे केसेस में जो ब्राइनिया को आगे कंटिन्यू किया है ट्यूबरकुलिनम के साथ में, तो अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं. तो आई एंडेड द केस विद द ट्यूबरकुलिनम 200 एंड स्टैट, यानी कि इसको बस एक बार मैंने एक डोज उसको दिया, और एज बिकॉज आई फाउंडेड दैट आजमा एंड एलर्जिक हिस्ट्री वॉज देयर इन हिज फैमिली. उसके जो ग्रैंडफादर थे और उसके जो मदर थी, दोनों को एलर्जी थी, और आजमा जो था यानी अस्थमा जो था उसके ग्रैंड पेरेंट को यानी कि उसके दादाजी को अस्थमा था. तो उसको मैंने ट्यूबरकुलिनम 200 एक स्टैट दे के और वहाँ पे स्टॉप कर दिया मेडिसिन को, और बाकी उसको रूब्रम दे के घर भेज दिया, और उसे नेक्स्ट मंथ के लिए बुलाया, क्योंकि 8th मंथ तो चल ही रहा था, तो 9वां महीने में तो उसकी डिलीवरी ही थी. तो जब वो नेक्स्ट मंथ आई तो शी डिलीवर्ड ए नॉर्मल बेबी. देयर इज़ नो सीजेरियन, इट वॉज डिलीवर्ड नॉर्मली, एंड ये खुशी का माहौल था, और जो बेबी था वो भी हेल्दी था. तो इस तरीके से मैंने ये एक सिंपल सा केस को बेहतरीन ढंग से रिजल्ट मुझे मिला है इसमें, जिसमें एक सिंपल से ब्राइनिया ने उसके इतने 3 महीने के कंप्लेन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया, और बेबी भी जो हुआ उसका वो बहुत ही नॉर्मल, और नॉर्मल डिलीवरी के साथ में और नॉर्मल वेट के साथ में डिलीवरी हुई उसकी.
सो विद दिस केस, इस केस के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ आम जनता से भी और फिजिशियन से भी कि किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है। हमें ये देखना है कि ये जो क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में भी पहले तो घबराना नहीं है, एंग्जाइटी नहीं करनी है। पेशेंस के साथ हमें उस पेशेंट को समझना है और देखना है कि वो सिम्टम हमारे होम्योपैथिकली हम कवर अप कर सकते हैं कि नहीं, उस पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं कि नहीं। अगर हमारी पैथी अगर उसमें यूज़ नहीं की जा सकती है उस पार्टिकुलर सिचुएशन में, तब जाके हमें उसे किसी अच्छे फिजिशियन के पास, अच्छे एलोपैथिक फिजिशियन के पास रेफ़र ज़रूर करना चाहिए। और अगर उस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस सिचुएशन को बिना घबराए हुए पहले हैंडल करने की कोशिश करें। क्योंकि अब जैसे ये कंडीशन था तो इसमें क्या है कि इपिस्टेक्सिस 3 मंथ से उस लेडी को हो रही है, और अगर हमने भी अगर घबरा के और उसे रिफ़र कर दिया एलोपैथिक फिजिशियन के पास में, तो फिर उसका जो भी अच्छा होना होगा वो नहीं हो पाता, और इतना अच्छा रिज़ल्ट बहुत ही कम दिनों में, ओनली 3 डेज़ में मिलना मुश्किल था। सो इस वीडियो में बस यही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, क्लिनिकली सॉल्व्ड केस के साथ में। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।